नमस्ते दोस्तों, आज हम सब लोग जानते हैं भगत सिंह के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट मिसअंडरस्टूड और मिस रिप्रेजेंटेड फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के। बहुत से लोग प्रोफाइल पिक्चर लगाकर घूमते हैं इनकी, लेकिन शायद इनमें से किसी ने गहराई में जाकर उनके विचारों को और उनकी विचारधाराओं को और उनके आइडियाज को समझने की शायद ही कोशिश की होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी की चर्चा करना चाहूँगा। जब भी आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में हथियार, वॉयलेंस जैसे वर्ड आते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, भगत सिंह को अपने ज़माने का फियर्स इंटेलेक्चुअल कंसिडर किया जाता था। उनके दोस्त कहते थे जब भी वो भगत सिंह को देखते थे तो कोई ना कोई किताब हाथ में लिए होते थे। उन्होंने विस्तार से ब्रिटिशन, यूरोपियन एंड रशियन लिटरेचर की पढ़ाई की थी। उन्होंने लगभग 200 किताबें पढ़ी थी अरेस्ट होने से पहले। जब वो 2 साल जेल में रहे तो उन्होंने तकरीबन 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगत सिंह इंटेलेक्चुअल थे हाईएस्ट ऑर्डर के। लेकिन आज हम कहेंगे कि भगत सिंह की तरह एक्टिंग करके दिखाना, तो वो अपनी मूंछों के साथ खेलेंगे और गोली निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं भगत सिंह ने ये कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आजकल के लोग अब विचार की, आइडियाज की बात ही कहाँ करते हैं। लोग तो बड़े खुश होते हैं इंटेलेक्चुअल गाय को ट्रिगर हैप्पी बेल देखने में। इसलिए दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में भगत सिंह के 3 बड़े विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला है सोशलिज्म। भगत सिंह को ये देखकर दुख होता था कि किसानों और मजदूरों को, फैक्ट्री वर्कर्स को ट्रीट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। वो यही सोसाइटी के निचले वर्ग के लिए लड़ना चाहते थे। उनकी इंस्पिरेशन दिखती थी 1923 प्राइज मनी ऐसे में, जहाँ पर वो गुरु गोविंद सिंह को कोट करते थे। हमारे ज्यादातर फ्रीडम फाइटर के लिए देश को ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलाना नंबर 1 प्रायोरिटी थी। और जो सोशल जस्टिस का सवाल था उसकी चर्चा बाद में करी जा सकती। भगत सिंह का कहना था एक किसान के लिए और एक मजदूर के लिए फर्क नहीं पड़ता कि टॉप पर कौन बैठा है, किसकी सरकार है, चाहे वो ब्रिटिशर हो या फिर कोई भारतीय। अपने फरवरी 1931 के मैसेज में भगत सिंह कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एक इंडिस्पेंसेबल प्री कंडीशन है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के। इनकी रेवोल्यूशनरी पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने सोशलिस्ट शब्द बाद में ऐड कर दिया था, जिससे कि ये बाद में बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह का मजबूत डेडिकेशन अपनी विचारधारा में, इनके स्लोगन्स में भी दिखता था। जब असेंबली में बम गिराए गए थे तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 3 स्लोगन उठाए थे, इंकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट, डाउन विद इम्पेरियलिज्म। सिमिलरली ट्रायल के दौरान इन्होंने नारे उठाए थे, लॉन्ग लिव सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, डाउन विद इम्पेरियलिज्म। अब दूसरी विचारधारा भगत सिंह की आती है इंटरनेशनलिस्ट। एक बड़ा फेमस श्लोक है दोस्तों, महाउपनिवेशित और वेद में शायद आपने सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इंटरनेशनलिज्म एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें भगत सिंह स्ट्रॉन्गली बिलीव करते थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, इसका टाइटल था विश्व प्रेम, पब्लिश किया गया था कलकत्ता की मैगजीन मतवाला में 1924। आज के दिन जो लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं वो एक्चुअली में जिंगोजिम के लेवल पर गिर चुके हैं। जिंगोजिम एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब अपने देश के बारे में भला सोचना तो छोड़ो, दूसरे देश को नीचा दिखाने में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आज के दिन जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है, उससे भी ज्यादा गहरी दुश्मनी हुआ फ्रांस और जर्मनी के बीच में और अमेरिका और जापान के बीच में। भगत सिंह ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा दिन जब फ्रांस और जर्मनी की एक दूसरे से जंग नहीं लड़ेंगे बल्कि ट्रेड करेंगे। वो दिन कहलाया जाएगा जेमित ऑफ प्रोग्रेस। एक ऐसा दिन जब अमेरिका और जापान दोनों देश एग्जिट करेंगे, लेकिन एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। एक ऐसा दिन जिस दिन ब्रिटिश भी रहेंगे और इंडियंस भी रहेंगे, लेकिन
दोनों में से कोई भी किसी पर राज नहीं करेगा। 1928 में भगत सिंह ने एक और आर्टिकल लिखा था कीर्ति मैगजीन में, जिसका टाइटल था नए नेता के अलग अलग विचार, जिसमें वो लीडर्स की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जो कि दो नए लीडर थे, इमर्ज कर रहे थे इंडिया में उस वक्त। इन दोनों ने स्पीच दी थी कि बॉम्बे में, उस पर भगत सिंह ने अपने कमेंट्स देते हैं। भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस को इमोशनली बंगाली करके पुकारते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे इंसान है जो रोमांटिसाइज्ड करते हैं इंडिया की ब्यूटी को, कि इंडिया कितना महान हुआ करता था पुराने जमाने में। भगत सिंह इसे सेंटिमेंटलिटी करके डिसमिस कर देते हैं और नेहरू के रैशनल व्यू को उसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं। भगत सिंह नेहरू की शायद सहमत थे कि हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में हमें कुछ सही नहीं लगता तो हमें उस फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वो वेदास और कुरान में ही क्यों नहीं लिखा हो। आपने 1927 में लिखा आर्टिकल रिलीजन राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन में भगत सिंह बात करते हैं निगलेरिज्म की, इससे कि हम आते हैं कि भगत सिंह की एक और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी में, जो कि ये सेकुलरिज्म और एथिज्म, जहां एक तरफ महात्मा गांधी सेकुलरिज्म के इंडियन वर्जन को प्रमोट करते हैं, यानी ऐसा सेकुलरिज्म जहां पर सरकार धर्म को प्रमोट करती है लेकिन धर्मनिरपेक्षता दिखाएगी, सारे रिलीजन के बीच में पार्शियल रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह फ्रांच वर्जन के सेकुलरिज्म में मानते थे, यानी सरकार और धर्म के बीच में दूरी बनाए रखना चाहिए हमेशा। यही सेकुलरिज्म की डेफिनेशन, कि सरकार को किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन इंसान का पर्सनल अफेयर है। इसी चीज पर फोकस किया था भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा ने जब उन्होंने मैनिफेस्टो लिखा था नौजवान भारत सभा का। हम भारतीय हैं, हम कर क्या रहे हैं। पीपल की एक टहनी कट जाती है तो हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो जाती है। कागज की मूर्ति ताजिया का एक कोना क्या टूट गया, अल्लाह को गुस्सा आ गया। अरे इंसान की कीमत जानवरों से तो ज्यादा होनी चाहिए, और फिर भी यहाँ भारत में लोग पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। कीर्ति मैगजीन के जून 1927 के 7 में जो आर्टिकल लिखा था भगत सिंह ने रिलीजन राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन, उसमें भी इसकी इम्पोर्टेंस की बात करी थी। यही रीजन है दोस्तों जो हमारे एक और फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ ले रहे थे। तो भगत सिंह ने एक पैम्पलेट पब्लिश किया था जिस पर एक तरफ पोएम लिखी गई थी द लास्ट लीडर और दूसरी तरफ लाला लाजपत राय की फोटो प्रिंट करी गई। भगत सिंह के जो पर्सनल व्यूज थे रिलीजन को लेकर, उन्हें इन्होंने बड़े फेमस आर्टिकल व्हाई आई एम एथिस्ट में डिटेल में समझाया था। इनका कहना था कि अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो इतना इनजस्टिस क्यों है, इतना दर्द क्यों है। इन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को इसे गॉड का प्लेजर मत खोई। ये कहते हैं कि ये कैसा जस्टिस है जहाँ लोगों को सजा दी जाती है उनके पुराने जन्मों के पापों को लेकर। जहाँ पर भगत सिंह बात करते हैं थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये आर्ग्यू करते हैं रिवेंज एज ए जस्टिस बड़ा ही आउटडेटेड आइडिया है। किसी को जस्टिस दिलवाने के लिए रिवेंज लिया जाए, किसी को जस्टिस दिलवाने के लिए रिवेंज ली जाए, ये पुराने ज़माने की सोच है। दूसरी तरफ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में किसी को पनिश किया जाए गलत कामों के लिए, ये भी एक सोच है जिसे अब दुनिया से हटाया जा रहा है धीरे धीरे। एक और थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, कहती है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे रिफॉर्म किया जाए, उसे कन्वर्ट किया जाए एक पीस लिविंग सिटीजन में। भगत सिंह पूछते हैं अगर भगवान किसी को अगले जन्म में गाय, बिल्ली, कुत्ते, भैंस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो अपने आप को रिफॉर्म कर पाए, या फिर अगले जन्म में उसे गरीब परिवार में पैदा करे तो वो कैसे अपना ऑपरेशन होने से रोक पाएगा। गरीब परिवार में पैदा होने की वजह से उसका दिल उसे क्रूर बन जाएगा। अगर फिर भी कोई क्राइम कमिट करता है तो क्या ये भगवान की गलती नहीं है यहाँ पर?
आज के दिन दोस्तों बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के पीछे भगत सिंह की फोटो लगाकर घूमते हैं और लिखते हैं लगता है फिर से आना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, भगत सिंह एक एथिस्ट थे। वो ना तो किसी रिलीजन या स्वर्ग नर्क में विश्वास करते थे। जब वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहे थे तो वो जानते थे कि ये दी एंड है, इसके आगे कुछ नहीं और कुछ भी नहीं होगा। एट द सेम टाइम भगत सिंह कहते हैं एक इंसान को मारा जा सकता है लेकिन उनके विचारों को नहीं। इन प्रोफाइल पिक्चर लगाने से और गाड़ी पे स्टिकर लगाने से आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होना। अगर आपको इनके विचारों की थोड़ी सी रेस्पेक्ट है तो आप उनके विचारों को फॉलो करें। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।